इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है। एर्दोगान की सैन्य महत्वाकांक्षा से दुनिया में दहशत हो गई है। टर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि वो दुनिया की नंबर 1 मिलिट्री तैयार कर रहे हैं। जल थल नभ में हर चुनौती की तैयारी कर रहा है टर्की, एर्दोगान ने कहा। लेकिन सच्चाई इससे एकदम अलग है। सच्चाई बहुत अलग है। जरा ध्यान से देखें। दुनिया की नंबर 1 मिलिट्री बनाएंगे, ये एर्दोगान कह रहे हैं। लेकिन मैं ठीक यहां पर सेंटर में आता हूं। इधर देखें क्या लिखा है, नंबर 1 मिलिट्री, और यहां पर क्या है, नंबर 0 इकोनॉमी। पहली बात, एर्दोगान दुनिया की नंबर 1 मिलिट्री बनाने की दावा कर रहे हैं, लेकिन यहां पर टर्की में 20 साल के रिकॉर्ड स्तर 36% पर पहुंची महंगाई। चेंज करें इसको। यहां पर जल थल नभ में टर्की से कोई टक्कर नहीं ले पाएगा, एर्दोगान कह रहे हैं। बेरोजगारी में भी कोई टक्कर नहीं ले सकता, क्योंकि बेरोजगारी का स्तर 27% से ज्यादा है। सुसाइड के हर दिन मामले आ रहे हैं, यह क्लेम किया जा रहा है। नेक्स्ट, टर्की जल्द ही यूएस से F-16 की डील करने जा रहा है। टर्की की करेंसी लीरा रिकॉर्ड स्तर पर नीचे गिर चुकी है। एर्दोगान क्या कर रहे हैं, टर्की ने हाल ही में रूस से S-400 भी खरीदे हैं, 1-2 साल पहले की बात है। लेकिन टर्की का कुल विदेशी कर्ज $440 बिलियन का है। 2023 में एर्दोगान के सामने चुनाव है और उनके हाथ में एक अलग झंडा है, और एजेंडा क्या है वो तो हमें पता ही है। टर्की चाहे जो कहे, लेकिन इतना तय है कि अगर रूस अपने आर्मी चीफ को कॉन्फ्लिक्ट जोन में भेज रहा है, तो इससे अंदाजा लगता है कि पुतिन डोनबास पर कब्जे के लिए किस हद तक जाने को तैयार है। यह बात सही है कि इस जंग में यूक्रेन के साथ साथ रूस की फौज को भी काफी नुकसान हुआ है। पुतिन के कई हाई रैंकिंग जनरल मारे गए हैं, कुछ को पुतिन ने खुद हटा भी दिया है। लेकिन इतना जरूर है कि रूस का अगर एक सैनिक मारा जाता है, तो कई और फौजी उसे रिप्लेस करने पहुंच रहे हैं। रूस की इस आर्मी पावर, मिलिट्री माइट को देखते हुए यूक्रेन से लेकर बाल्टिक देश तक शॉक में है। बाल्टिक कंट्रीज यानी लाटविया, लिथुनिया और खासकर एस्टोनिया को लगने लगा है कि अब पुतिन किसी भी वक्त यूक्रेन की सरहद पार करके उनके देशों पर हमला कर सकते हैं। इसीलिए बार बार नेटो से रिजर्व फोर्स बढ़ाने की मांग हो रही है। सवाल है, क्या रूस की ताकत के सामने नेटो की मौजूदा मिलिट्री डॉक्ट्रिन ईस्टर्न यूरोप की सिक्योरिटी के लिए काफी है? चार महीने 9 दिन यूक्रेन से कमोबेश इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। न रूस रुकने का नाम ले रहा है, न यूक्रेन काउंटर अटैक बंद कर रहा है। यूक्रेन की धरती हजारों लाशों से पट चुकी है, लेकिन इस खूनी अध्याय का अंत दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। अगर यह कहा जाए कि बीते 24 घंटे में रूसी सेना और एग्रेसिव हो गई, तो गलत नहीं होगा। क्योंकि रूस ने अब ब्लैक सी पर संपूर्ण कब्जे की जंग छेड़ दी है। पुतिन की सेना ने ओडेसा पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। यूक्रेन का दावा है कि ओडेसा की रिहाइश इमारत पर मिसाइल हमला हुआ, जिसमें 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इसी तरह ओडेसा से 50 किलोमीटर दूर सरहिवका शहर भी ताजा मिसाइल हमले से खंडर बन चुका है। ओडिशा में हुए हमले में 19 लोगों की मौत हुई, 30 घायल हैं। ये हमला ओडिशा पोर्ट के पास रिहायशी इलाकों में किया गया।
Федерации. इस हमले में KH-22 मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। Удар России. अब दोनों हमलों की टाइमिंग काफी इंपॉर्टेंट है। रूस का हमला उस वक्त हुआ है जब पुतिन की सेना ने एक दिन पहले ही एक अहम लोकेशन स्नेक आइलैंड से पीछे हटने का ऐलान किया। लेकिन आज फिर खबर आई कि रूस ने स्नेक आइलैंड को एक बार फिर टारगेट करना शुरू कर दिया। यूक्रेन के मुताबिक रूस ने इस बार ज़ेलेंस्की वाले सर्पलोक यानी स्नेक आइलैंड पर फास्फोरस बम से हमला किया और यूक्रेन के डिफेंस फोर्सेस ने इस हमले की तस्वीरें भी जारी की। मतलब साफ है, रूस एक बार फिर यूक्रेन के कोने कोने को बारूद से दहलाने और आग का गोला बनाने पर तुला हुआ है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद यूक्रेन न थका है न रुका है। यूक्रेन कड़ी टक्कर दे रहा है। ज़ेलेंस्की की फौज लगातार पलटवार कर रही है। यूक्रेन का दावा है कि उसने अब अमेरिका से मिले हिमार्स रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अस्सी किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाले ये रॉकेट सिस्टम रूस के आम डिपो को बर्बाद करने के लिए चलाया गया। लेकिन इस सब के बीच आज ब्रिटिश मीडिया की तरफ से चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ। वेस्टर्न एक्सपर्ट्स की माने तो यूक्रेन वॉर को खत्म करने के लिए ज़ेलेंस्की अब न्यूक्लियर ऑप्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। यूक्रेन अपना खुद का एटमी हथियार बना सकता है। लोबोरो यूनिवर्सिटी के लेक्चरर डॉक्टर पॉल मेड्रेल ने यह सनसनीखेज खुलासा किया है। डॉक्टर मेड्रेल के मुताबिक अब ज़ेलेंस्की को एटमी हथियार बनाने के लिए सोचना होगा। अगर ज़ेलेंस्की को जंग रोकनी है तो इसका एक ही तरीका है एटम, और यूक्रेन ऐसा कर सकता है। जाहिर है डॉक्टर मेड्रेल के इस दावे के बाद पुतिन की इस थ्योरी को और बल मिलता है जिसमें उन्होंने कहा था कि यूक्रेन के खिलाफ फोर्सेस इसलिए भेजनी पड़ी, हमला इसलिए किया, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन इसलिए चलाया क्योंकि यूक्रेन नाटो की मदद से अपनी सीक्रेट लैब्स के अंदर एटमी हथियार तैयार कर रहा था। जो कोई भी मौजूदा हालात में दखल देगा उसे अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि अगर कोई भी रूस के लिए खतरा बनेगा तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि उनके हमलों पर हमारा जवाब बहुत तेजी से होगा। हमारे पास उन्हें जवाब देने के लिए सभी तरह के तरीके हैं। हमारे पास ऐसे ताकतवर हथियार हैं जो किसी और देश के पास नहीं, और अगर जरूरत पड़ी तो हम इनका इस्तेमाल करेंगे। हालांकि अब बात यूक्रेन से काफी आगे निकल चुकी है। जहां तक एटम बम वाली धमकियों की बात है तो रूस की तरफ से लगातार पश्चिमी देशों को, वेस्टर्न वर्ल्ड को न्यूक्लियर मिसाइल से हमले की धमकियां दी जा रही हैं। रूस के सरकारी टेलीविजन पर एक झटके में कई देशों को मिटाने वाली डिबेट्स होती हैं। कोई बाल्टिक देशों की बात करता है तो कोई इंग्लैंड पर मिसाइल दागने की वकालत करता है। अब सवाल है कि अगर पुतिन ईस्टर्न यूरोप की तरफ मिसाइल अटैक करने की सोच रहे हैं, अगर बेलारूस से एटमी हमला होता है तो ऐसी सूरत में नाटो क्या करेगा? तो इसकी तैयारी भी नाटो की तरफ से दिखाई देने लगी। नाटो ने रूस को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। यूरोप में नाटो की क्विक रिएक्शन फोर्स यानी हाई अलर्ट पर मौजूद जवानों की संख्या 7 गुना बढ़ाने का फैसला हुआ है। पहले जहां नाटो के 40,000 जवान हाई अलर्ट पर थे, अब 3 लाख से ज्यादा सैनिक हाई अलर्ट मोड पर रहेंगे। इसी तरह अमेरिका ने भी यूरोप में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया। अमेरिका तो अब पोलैंड में अपना परमानेंट मिलिट्री बेस भी बना रहा है। इसके अलावा
2 और F-35 फाइटर बॉम्ब स्क्वाड्रन को ब्रिटेन में तैनात किया जाएगा, जबकि स्पेन के रोटा नेवल बेस पे 2 और वॉरशिप्स नाटो की ताकत बढ़ाएंगे। असल में रूस के यूक्रेन पर हमले को देखते हुए सबसे ज्यादा खौफ तो बाल्टिक देशों में है। नाटो की समिट से पहले एस्टोनिया के प्रधानमंत्री काजा कलास ने नाटो की सिक्योरिटी को लेकर आशंका जाहिर की थी, उसकी सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन पर सवाल उठाए थे। एस्टोनिया के प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर यही सूरत हाल रहा तो फिर रूसी हमले की सिचुएशन में दुनिया के नक्शे से बाल्टिक देशों का नामो निशान मिट जाएगा। और नाटो को इन मुल्कों को दोबारा छुड़ाने में कम से कम 6 महीने का वक्त लगेगा। एस्टोनिया की पीएम साफ कह चुकी हैं कि भले ही यूक्रेन में रूस की सेना को काफी वक्त लग रहा है, लेकिन इसके चलते पुतिन को कम नहीं आंकना चाहिए। मैंने सुना है कि अब हमें किसी तरह का कोई खतरा नहीं होगा, तो मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है। वो मारे गए जवानों की संख्या नहीं गिन रहे, उन्हें हथियारों के नुकसान की चिंता नहीं है, क्योंकि रूस के पास हजारों और सैनिक हैं जो जंग में शामिल हो सकते हैं। इसलिए हमें उनकी ताकत को कमजोर करके नहीं आंकना चाहिए, उन्हें कमजोर नहीं समझना चाहिए। यही वो डर है, वो खौफ जो पुतिन को ताकत देता है, बल देता है। यही दहशत है जिसके बाद यूरोप के छोटे छोटे मुल्क पुतिन की सेना से निपटने के लिए बगले झांक रहे हैं, नाटो की सेना के भरोसे। इसीलिए वॉर एक्सपर्ट्स को लगता है कि पुतिन यूक्रेन युद्ध से आगे का खाका तैयार कर चुके हैं। और ईस्टर्न यूरोप में वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो सकती है, जो बाल्टिक से होते हुए फिर आर्कटिक में भीषण जंग में तब्दील होने वाली है।